आज की क्लास में जो हमारी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। हमें दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है मान लीजिए ए, बी और सी, और ये एक लाइन है, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियो हैं क्या क्या गिवन है, बी माइनस सी और सी माइनस ए और ए माइनस बी, ठीक है। इन दोनों लाइन के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। अब एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है बताइए एंगल का फॉर्मूला। तो आंसर है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस whose direction ratios given by क्या क्या हो, A1, B1, C1 एंड A2, B2 एंड C2, ठीक है। क्या होता है बताइए फॉर्मूला। तो आंसर है दो लाइनें जिनके डायरेक्शन रेशियो A1, B1, C1, A2, B2, C2 हो, तो उसमें एंगल निकालने का फॉर्मूला हुआ करता है। याद है आपको क्या होता है, A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2, ठीक है। और अपॉन में अंडर रूट में क्या चलता है, तो आंसर है अंडर रूट के अंदर आता है इसमें अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरे अंडर रूट में क्या आता है बताइए, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये, ठीक है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हुआ करता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या क्या गिवन है, तो आंसर है हमें A1 पता है, कितना, A1 है हमारे पास A, B1 है हमारे पास कितना B, और C1 है हमारे पास कितना C, तीनों पता है, ठीक है। अच्छा, ये हमें क्या गिवन है, इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी गिवन है, A2 पता है, B2 पता है और C2 पता है, ठीक है। क्वेश्चन में बेसिकली हमें दो लाइन के क्या गिवन थे, डायरेक्शन रेशियो। तो पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, A1, B1, C1, और दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, A2, B2, C2। बस इनमें वैल्यू पुट कर देनी है, अब आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या बनेगा। A1, A2, A1 की वैल्यू कितनी है A, A2 की वैल्यू कितनी है B माइनस C, प्लस B1 की वैल्यू कितनी है B, और B2 की वैल्यू कितनी है C माइनस A, प्लस C1 की वैल्यू कितनी है C, और C2 की वैल्यू कितनी है A माइनस B, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इससे आगे देखिए, इससे आगे कैसे करोगे। तो आंसर है कि सबसे पहले इसके नीचे सेम वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट के अंदर A1, B1, C1 का स्क्वायर। अब A1, B1, C1 की वैल्यू A, B, C है, तो A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या लिखना है, A2, B2, C2 का स्क्वायर। A2 कितना है, तो आंसर है A2 है हमारे पास B माइनस C का होल स्क्वायर, प्लस B2 कितना है C माइनस A का होल स्क्वायर, प्लस C2 कितना है A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ओके, कुछ भी नहीं किया है, बस वैल्यू पुट कर दी है। हमारे पास A1, B1, C1 था, A2, B2, C2 था, उसकी वैल्यू बस पुट कर देंगे। अब बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करिए सिंप्लीफाई। देखिए, इस A का मल्टीप्लाई यहाँ कराइए, कितना आएगा AB, A का C में कराइए AC, फिर B का C में BC माइनस BA, प्लस C का कराइए CA माइनस CB, ये आ जाएगा। और इसके अपॉन में जो क्वांटिटी चल रही है उसको ऐसे ही चलने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, और बाकी का जो चल रहा है उसको भी अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। B माइनस C का होल स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ए बी से हमारा ये ए बी वाला पार्ट कट जाएगा, ए बी और बी ए एक ही बातें हैं। ठीक है, तो ए बी से बी ए कैंसिल, ये माइनस का ए सी, ये प्लस का ए सी कैंसिल, बी सी और सी बी ये भी आपस में कैंसिल। तो ऊपर वाला जो पार्ट है अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, जीरो। अब जीरो के अपॉन में कुछ भी लिखा होगा, मैं यहां पर लिखूं तो उसको डिवाइड करके भी आंसर कितना आएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि इस कंप्लीट पार्ट को सॉल्व करके क्या मिला, जीरो। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, तो आंसर है कॉस थीटा के इक्वल चल रहा था। तो इधर इक्वल्स टू में हमने क्या चल रहा है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ऐसे ही ठीक है, जीरो कॉस की टर्म में आप कब लिख सकते हो, तो आंसर है जीरो होता है जब कॉस कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब आप कंपेयर कराओगे तो थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी, 90 डिग्री। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, है ना आसान बिल्कुल। क्या कर दिया ये, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दो लाइनें, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी, बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। तो हमें पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, A1 B1 C1। हमें दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, A2 B2 C2। और इन दोनों लाइन के बीच का हमें एंगल निकालना है, तो वो तो बहुत आसान है, कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमने कहा कि एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला हमें आता है। क्या होता है एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला, तो आंसर है कि ये फॉर्मूला हमने याद कर रखा है पहले से, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, जब हमें क्या पता हो, डायरेक्शन रेशियो पता हो। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो तो क्वेश्चन में दे ही रखे थे, तो कुछ भी नहीं किया, बस A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू पुट की। थोड़ा सा जब सॉल्व किया तो हमने ये देखा कि ये वाला पार्ट सॉल्व होकर क्या हो गया, जीरो के इक्वल आ गया। अब जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 डिग्री। तो कंपेयर कराने पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, यानी कि उन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। आसान है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो है ये वाला जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर किया है, ये आपको सॉल्यूशन का PDF मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, GS क्लासेस का जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला जो फोल्डर है वहाँ पर ही आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आया। अब हमें निकालनी क्या है, सबसे पहले तो ये पता करो कि हमें निकालना क्या है। तो आंसर है हमें निकालनी है एक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें जो कि पैरेलल है किसी एक एक्स एक्सिस के और जो पास कर रही है किसी पॉइंट से। तो बेसिकली अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो आंसर हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसी एक लाइन के पैरेलल हो और किसी एक पॉइंट से पास कर रही हो। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो नोट करो इसको, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, उस वो पॉइंट कौन सा होता है याद है, x1 y1 z1, ये हुआ करता है। ठीक है, एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन, पैरेलल टू अ गिवन लाइन। बताइए क्या फॉर्मूला होता है, तो आंसर है कि वो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, या हम उसको डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं a। फिर क्या होता है y माइनस y1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो b। फिर इसके बाद z माइनस z1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो c। तो ये डायरेक्शन रेशियो किसके हैं, a b c, ये उस लाइन के होंगे जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, उसके पैरेलल जो लाइन गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियो हैं। ये डायरेक्शन रेशियो किसके हैं,
वो जो पैरेलल लाइन गिवन होगी हमें उसके डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। और ये x1 y1 z1 क्या है? x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिसके थ्रू हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पर जो हमारी जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो किसके पैरेलल है? तो आंसर x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और पास कहाँ से कर रही है? ऑरिजिन से पास कर रही है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ। ये मैंने एक लाइन बनाई जो कि किससे पास कर रही है? ऑरिजिन से। और किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? तो आंसर थीटा की वैल्यू वहाँ पर एक्स के साथ कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। ठीक है, और वाई और जेड के साथ कितना एंगल बनाएगी? तो आंसर है 90 डिग्री का बनाएगी। आया ना? क्लियर है ये बात आपको? अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। और y और z के साथ कितना? 90 डिग्री बनाएगी। तो इस केस में अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो वो कितना कितना निकल के आएंगे? तो आंसर है a यहाँ पर इक्वल होगा किसके? cos अल्फा के। अब cos अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पर बल्कि मैं थीटा ना लिखकर तीनों को अल्फा बीटा गामा लिख देता हूँ। ये लीजिए, अल्फा बीटा और गामा। अब जो a है हमारा वो किसके इक्वल होगा? cos अल्फा के। cos अल्फा मतलब cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, b ये हमारा किसके इक्वल होगा? cos बीटा के। cos बीटा मतलब cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, सिमिलरली c हमारा किसके इक्वल होगा? cos गामा के। cos गामा, गामा कितना है? 90 डिग्री। तो यानी cos 90 की वैल्यू अगेन कितनी हो गई? 0। तो अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है और ये जो लाइन पास कर रही है वो कहाँ से पास कर रही है? ऑरिजिन से। तो बेसिकली जो आपका x1 है, y1 है और z1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 0 0, क्योंकि ये ऑरिजिन से पास कर रही है। और ए बी सी की वैल्यू भी है हमारे पास 1 0 और 0। बस आपको क्या करना है? यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए, क्या बनेगा बताइए? x माइनस x1 की वैल्यू कितनी? 0 अपॉन में a कितना? 1। y माइनस y1 की वैल्यू बताओ कितनी है? 0 अपॉन में कितना? 0। ठीक है, सिमिलरली z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है? 0 और c की वैल्यू कितनी है? 0। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना बन गया? x अपॉन में कितना? 1 और ये y माइनस 0, y बचा अपॉन में 0 और ये z माइनस 0 अपॉन में कितना? 0। ये हमारे पास उस रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये वाली जो लाइन है, ये जो इक्वेशन बनी है, ये उस लाइन की इक्वेशन बन गई जो x एक्सिस के कैसी है? पैरेलल है और कहाँ से पास कर रही है? ऑरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या किया हमने? सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी थी जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो और ऑरिजिन से पास कर रही हो, यहाँ से इस पॉइंट से पास कर रही हो। ठीक है, तो हमने सोचा कि ठीक है, किसी भी लाइन की इक्वेशन जो कि किसी पॉइंट से पास कर रही हो और किसी गिवन लाइन के पैरेलल भी हो, है ना, वो क्या होती है? तो आंसर है ये इक्वेशन हुआ करती है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x1 y1 z1 क्या है? तो आंसर है ये जो ऑरिजिन है, ये जो पॉइंट है जिससे ये पास कर रही है, ये किसका काम करेगा? x1 y1 z1 का। ठीक है, अब x1 y1 z1 बेसिकली ऑरिजिन है, तो ये 0 0 0 यानी x1 0 y1 0 z1 0। ठीक है, तो वो पॉइंट हो गया जिससे ये लाइन पास कर रही है। ये ए बी सी क्या है? तो आंसर है ए बी सी जो हमारी x एक्सिस है उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे ए बी सी। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालोगे? तो बिल्कुल सिंपल सा है कि जो हमारी x एक्सिस है उसके पैरेलल हमारे ये लाइन चाहिए। तो वहाँ पर x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल कितना रहा होगा? 0 डिग्री। तो वहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, क्या होता है? L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, फिर m इक्वल्स टू कॉस बीटा, फिर n इक्वल्स टू कॉस गामा, इस तरह से पढ़ा है। तो वही फॉर्मूले आप यहाँ पर लगाओगे तो आपके पास ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 0 0। ठीक है, अब आपको ए बी सी पता है, x1 y1 z1 पता है, ये वैल्यू उठाकर से क्वेश्चन में पुट करोगे, ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। आसान है बिल्कुल।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्या कह रहा है, इफ द लाइंस दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो हमें दो लाइन गिवन है, पहली लाइन है x माइनस 1/-3, y माइनस 2/2k और z माइनस 3 में कितना 2। दूसरी जो लाइन है वो है x माइनस 1/3k, y माइनस 1/1 और z माइनस 6/-5 ऐसे है। अब बच्चों अगेन फिर से वही बात आ गई, यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इसको आप कंपेयर कराओगे किससे, x माइनस x1/a1, ठीक है, इसको किससे कराओगे बोलो, y माइनस y1/b1, इसको किससे कराओगे, z माइनस z1/c1 से। तो यहाँ से a1 की वैल्यू बताओ कंपेयर कराकर कितनी आई आपके पास -3, b1 की वैल्यू बताओ कितनी आई 2k और c1 की वैल्यू बताओ कितनी आई 2। ठीक है, सिमिलरली इसको भी कंपेयर कराओ, किससे करवाओगे, x माइनस x2/a2, इसको y माइनस y2/b2 और इसको z माइनस z2/c2 से कंपेयर कराओ। जब आप इसको कंपेयर कराओगे तो आपके पास a2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 3k और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 1 और c2 कितना आ जाएगा -5। ये समझ आया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इन लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है उनसे इनको कंपेयर करा दिया, उससे हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे की कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, ये हमें गिवन है। तो इफ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, कैसी हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, तब हम जानते हैं कंडीशन हम पढ़कर आए हैं, कौन सी कंडीशन बताओ। उसमें हमने कंडीशन पढ़ी है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल हुआ जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो जो हमारा cos थीटा का ये जो फॉर्मूला है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, ये अगर यहाँ पर मैं 0 लिख दूं, cos 90 लिख दूं, मतलब यहाँ पर cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये वाला पार्ट सब 0 में चला जाएगा, तो ये चीज़ किसके इक्वल बचेगी, 0 के इक्वल। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो लगा दीजिए ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए कैसे काम करेगा ये कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहला काम, a1 की वैल्यू कितनी है -3, a2 कितना है 3k, ओके, प्लस b1 कितना है 2k, b2 कितना है 1, c1 कितना है 2, c2 कितना है -5। ये आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना आएगा, -9k, दिस इज +2k, दिस इज -10 इक्वल टू कितना 0। ये -10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये -9k और +2k कितना आया, -7k। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, तो आंसर है 10 ऐसे ही, ठीक है, ये -7 डिवाइड में आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10/7। ठीक है, तो k की वैल्यू -10/7 के लिए ये जो गिवन लाइन है ये दोनों कैसी रही होंगी, परपेंडिकुलर रही होंगी। ये बात आ रही है आपको समझ में, बिल्कुल आसान है। क्या कर दिया, एक बार फिर से, ये हमारे पास दो लाइन गिवन थी और उसने क्वेश्चन में ये बोला था कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमें पता है कि इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनका एक रिलेशन होगा, क्या, a1 a2 b1 b2 c1 c2 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हमने इन लाइन को कंपेयर कराकर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली, उस वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दिया और जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो वहां से k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक है, तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। हमें दो लाइन गिवन है और इन दोनों लाइन की हमें बेसिकली क्या गिवन है, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो वेक्टर इक्वेशन है इसको हम पहले इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करा लेते हैं। तो हमें पहली लाइन क्या गिवन है, r इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस
लैम्डा आई कैप माइनस 2j प्लस 2k, ये है पहली इक्वेशन। ठीक है, इसको आप कंपेयर कराओ, किससे कंपेयर करवाओगे? तो आंसर इसको हम कंपेयर कराएंगे r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 से। ठीक है, अब जब आप इसे कंपेयर कराओगे तो आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई बताइए? a1 की वैल्यू ये आएगी 6i कैप प्लस 2j प्लस 2k, ये a1 आ गया। अब इसके बाद इसको देखो, लैम्डा की जगह लैम्डा है, यहाँ पर b1 निकाल लो। b1 कितना आया? i माइनस 2j प्लस 2k, ये आ गया। a1 b1 हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या किया, एक बार फिर से, जो हमारे पास पहली लाइन गिवन है उस पहली लाइन को हमने कंपेयर कराया a1 प्लस लैम्डा b1 से, तो ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा b1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारी दूसरी लाइन है उसको भी नोट कर लीजिए, माइनस का 4i माइनस का k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k, ऐसे है। अब देखो क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल है, इसको हम कंपेयर कराएंगे, किससे कराएंगे? तो आंसर है r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2 से। ठीक है, इसको कंपेयर करा दो। जब आप कंपेयर कराओगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी? तो आंसर है हमारे पास कंपेयर कराने पर ये पूरा a2 बन जाएगा, a2 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4i माइनस का k, और b2 आप देखो कंपेयर कराओ तो b2 हमारे पास आ जाएगा 3i माइनस का 2j माइनस का 2k। ठीक, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज तो हमने ये कर ली, a1 b1 पता कर लिया, a2 b2 पता कर लिया। क्यों, ये क्यों पता किया? क्योंकि हमें क्या निकालनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हुआ करता है? तो आंसर है डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन गिवन लाइन। तो क्या हुआ करता है? तो आंसर है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 आता है। ठीक है, और उसके प्रोडक्ट में कौन आया करता है? a2 माइनस a1। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डॉट होता है, और नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा? b1 क्रॉस b2 जो आप निकालोगे उसका क्या मोड, यानी उसका मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस का। अब ये ध्यान रखना, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो तो ये आंसर ऑलवेज पॉजिटिव लेकर चलोगे, तो इसलिए मैंने मोड भी लगा दिया। अब इसका मतलब ये हो गया, पहले तो मैं यहाँ पर लिख भी दूं, ये किसका फॉर्मूला है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइन, बिटवीन टू गिवन लाइन। ठीक है, ये हमारी कौन सी हमने फॉर्म लिखी है? तो आंसर है ये वेक्टर फॉर्म लिखी है। ओके, नाउ अब हमारे पास b1 है, हाँ है, b2 है, हाँ है, a1 a2 है, हाँ है। तो अब हमें बस ये b1 क्रॉस b2 निकाल लें, हम अपना a2 माइनस a1 निकाल लें, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर पुट कर दें, बस बात बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मैं निकालता हूँ b1 क्रॉस b2। अब b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहला काम ये करूँगा कि b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे? तो आंसर है ये निकालना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लोगे? i j k। b1 हमारे पास इसका जो नंबर्स हैं आपके, जो इसके कोफिशिएंट हैं वो लिख लीजिए यहाँ पर, क्या क्या है? 1 माइनस 2 एंड 2। अच्छा, b2 के कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पर देख लो, i j k के क्या क्या है? 3 माइनस 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, अब बस सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल देना है, आपके पास b1 क्रॉस b2 निकल कर आ जाएगा। तो अब देखिए माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना आएगा? प्लस का 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 कराओगे कितना आएगा? माइनस का 4, वो इस माइनस को प्लस का 4 बना देगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म माइनस में लिया जाएगा j। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, 1 इंटू कितना? माइनस का 2 कितना आएगा? तो आंसर है 1 इंटू माइनस 2 आएगा माइनस का 2, और फिर 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6, ये आ गया, प्लस k। अब k वाला कराओ तो 1 इंटू माइनस 2 कितना आएगा? माइनस 2, माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना? माइनस का 6, जो कि इसे प्लस का 6 बना देगा।
ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है बस इसको थोड़ा सा केयरफुली करना है और आसानी से हो जाएगा। अब देखिए आई ऐसे ही ठीक है, ये कितना आया 8। अच्छा इसको सॉल्व करिए, ये कितना बनेगा माइनस का 8 और माइनस का 8 और ये वाला माइनस मिलके प्लस का 8 बन जाएगा, प्लस का 8j प्लस 6 और 2 ये माइनस का 2 कितना बनेगा प्लस का 4k, ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई b1 क्रॉस b2 की वैल्यू। ठीक है, क्या किया आई ऐसे ही ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया कितना आया प्लस का 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 आना था तो वो माइनस माइनस प्लस का 4 बन गया। फिर हमने ये वाला टर्म माइनस में लिखते हैं और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे माइनस 2 आएगा, 3 इंटू 2 कराओगे 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर k लिखोगे, फिर 1 इंटू माइनस टू 3 इंटू -2 -6 आएगा तो बीच वाले माइनस को +6 बना देगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दिया तो हमारे पास ये टर्म हमारे आंसर आ गए। ओके, नाउ अब हमें एक चीज और है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा कहीं ना कहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो आंसर है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिंपली जो इनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनका क्या कर दो, होल स्क्वायर करते जाओ और रूट निकाल लगा दो। तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वांटिटी को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो ये बनेगा 8 का स्क्वायर कितना 64, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 प्लस 4 का स्क्वायर ये कितना बनेगा 16 बन जाएगा। ठीक है, इन तीनों क्वांटिटी को ऐड करा देता हूँ तो ये कितना बनेगा 6 प्लस 4 10 और 4 14, 1 2 2 और 6 8 8 एंड 6 ये बन गया 14। तो ये कितना आ गया 144, इसका क्या रूट। अब 144 किसके इक्वल होता है रूट 12 के। तो b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमारे पास b1 क्रॉस b2 है और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, अब इसके बाद बस एक चीज और है जो निकालनी बाकी है, वो क्या है a2 माइनस a1, क्या a2 माइनस a1 और निकालना है। तो चलिए निकालते हैं a2 माइनस a1 कितना आएगा। देखिए a2 कितना है, ये हमारे पास a2 है और ये हमारा a1 है, तो यानी कि हमें इसमें से इसको माइनस करना है। माइनस का 4i माइनस k, माइनस का 4i माइनस का k में से माइनस करना है किसको, तो आंसर है 6i प्लस 2j प्लस 2k, 6i प्लस 2j प्लस 2k इसको करना है। तो देखो माइनस का 4i माइनस का k, इस माइनस की वजह से ये सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2j माइनस का 2k ये हो गया। अब देखो माइनस का 4i माइनस का 6i, माइनस का कितना हो गया 10i, माइनस का k और माइनस का 2k है ना, नहीं पहले j वाला कर लो, ये माइनस का 2j हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस का k और माइनस का 2k कितना हो गया माइनस का 3k। ठीक है, फिर से देख लो माइनस का 4i और माइनस का 6i, माइनस का 10i और माइनस का और क्या चल रहा था माइनस का 2j चल रहा था, और माइनस का k और माइनस का 2k मिलकर कितना हो गया माइनस का 3k हो गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई a2 माइनस a1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यू हैं, a2 माइनस a1 है, b1 क्रॉस b2 भी है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी है, तीनों चीजें हो गई। इन तीनों को उठाकर बस आपको यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है, पुट करिए, b1 क्रॉस b2 का आंसर कितना आया 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये बना, इसका डॉट कराएंगे a2 माइनस a1 से। a2 माइनस a1 कितना आया माइनस का 10i माइनस का 2j माइनस का 3k, माइनस का 10i माइनस का कितना 2j माइनस का 3k ये बना। ठीक है, और अपॉन में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का आंसर कितना आया 12 ये बना। ओके, नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाना। डॉट प्रोडक्ट में i इंटू आई कितना हो जाता है आपको पता है 1 हो जाता है। तो बेसिकली बस इनके जो करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियो बस उनका मल्टीप्लाई करा लो आप। तो कितना बनेगा बोलो 8 इंटू माइनस 10 कितना माइनस का 80। ठीक है, फिर 8 इंटू माइनस 2 कितना माइनस का 16,
फिर 4 इंटू -3 कितना, माइनस का 12, और होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, अभी भी 12 चल रहा है। ठीक है, अब इस सारी क्वांटिटी को आप लोग सॉल्व कर लो, तो ये कितना बनेगा, 26808 बना, 1 + 1 2 और 8 कितना बना, 10, 108 अपॉन में क्या चल रहा है, 12, और ये कैसा चल रहा था, माइनस का। ठीक है, अब ये सॉल्व करिए, ये कितना आया, माइनस का 9, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू कैसी होगी, क्योंकि डिस्टेंस की बातें हो रही हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9। ये हमारे पास क्या रही होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रही होगी। कैसे निकाला, एक बार फिर से समझिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन थी। एक इक्वेशन थी हमारे पास कौन सी, एक इक्वेशन तो थी हमारे पास ये, इसको हमने कंपेयर कराया a1 + लैम्डा b1 से, तो हमारे पास a1 आ गया, b1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने दूसरी इक्वेशन लिखी, उसको कंपेयर कराया a2 + म्यू b2 से, तो हमारे पास a2 आ गया, b2 आ गया। ठीक है, अब a1 b1 है, a2 b2 है, अब हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। उसके लिए हमें हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आंसर है ये फॉर्मूला हुआ करता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद होगा तो हमें क्या क्या पता रहेगा कि हमें क्या क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 की जरूरत पड़ेगी, और a2 माइनस a1 की जरूरत पड़ेगी, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। तो पहले हमने ये क्वांटिटी इधर सब निकाल के रख ली, देखिए ये b1 क्रॉस b2 निकाल कर रख लिया। ठीक है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल कर रख लिया, और a2 माइनस a1 की वैल्यू भी निकाल कर रख ली। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास हैं, तो इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। जब आप वैल्यू पुट करोगे और थोड़ी सी कैलकुलेशन केयरफुली करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, d = 9, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज 9। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर। तो फिर से हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही हो और इन दोनों लाइन के कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है, मान लो ये दोनों लाइनें मैंने ये बना दी, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, लाइन L1 और ये लाइन L2। ठीक है, अब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मान लो मैंने ये वाली लाइन रही होगी, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये जो लाइन है, बेसिकली ये जो लाइन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसी वेक्टर b से। ठीक है, किसी वेक्टर b से। ये वेक्टर b जो है ये क्या है, तो आंसर है इस पर भी नॉर्मल है और इस पर भी नॉर्मल है। ठीक है, और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके ये कैसा रहा होगा, पैरेलल होगा। हमारी रिक्वायर्ड लाइन सपोज करो वो ये है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कहता हूं कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन पास कर रही है किसी एक पॉइंट, क्या पॉइंट है, 1 2 एंड -4, इससे ये पास कर रही है और इस वेक्टर b के कैसी है, पैरेलल है। तो बताओ यहाँ इक्वेशन क्या रही होगी इस लाइन की, तो आंसर है अगर कोई भी लाइन जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर रही हो और किसी गिवन वेक्टर के कैसी हो, पैरेलल हो, या गिवन लाइन के कैसी हो, पैरेलल हो, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो ऐसे लिखी जाती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू किससे पास कर रही है, तो आंसर है पासिंग थ्रू x1 y1 z1। ठीक है, या सिंपल डायरेक्टली लिख देता हूं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ऐसे लिख देता हूं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, वो जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, तो आंसर वो पॉइंट होगा A। ठीक है, और एंड पैरेलल टू वेक्टर B। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो आंसर है वो इक्वेशन रही होगी A + लैम्डा B। ये
ठीक है, a प्लस क्या बनेगा, लैम्डा b। ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। ये आपने पढ़ा है, हाँ या ना बोलो। a प्लस लैम्डा b, यहाँ पर a जो है वो बेसिकली क्या है, तो आंसर है पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जिससे वो पास कर रही है। और ये जो b है ये क्या है, तो आंसर है वो वेक्टर जिसके हमारी रिक्वायर्ड लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो ये मैंने एक v वेक्टर मान लिया जो इसके और इसके कैसा है, नॉर्मल। और मेरी जो लाइन है वो इस b वेक्टर के कैसी है, पैरेलल। तो अगर ये नॉर्मल है तो मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी, दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। समझ आ गई बात। तो मैं क्या, अब मुझे क्या क्या चाहिए एक इस इक्वेशन को लिखने के लिए, तो आंसर है a चाहिए। a क्या है, जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, तो वो a तो मुझे मिल गया, ठीक है, वो पॉइंट तो मुझे गिवन है। क्या गिवन है, 1 2 -4। तो जो a वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, 1 i कैप प्लस 2 j कैप और -4 k कैप। अब देखो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास a की वैल्यू तो है, a वेक्टर तो मेरा बन गया, क्योंकि a वेक्टर वो वेक्टर होता है जिससे वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है, उससे बनता है ये वेक्टर a। तो वो तो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, वेक्टर b चाहिए। ठीक है, ये वाला वेक्टर चाहिए। अब ये जो वेक्टर b है ये कहां से लेकर आऊं, तो आंसर है कि ये जो वेक्टर है ये इस वाली लाइन और इस वाली लाइन दोनों के कैसा है, परपेंडिकुलर। अब मान लो हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर हमें कुछ चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, तो मान लो मैं कहता हूं ये एक कोई वेक्टर है a और ये कोई वेक्टर है b, ठीक है, और हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो वो वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, तो आंसर है इन दोनों वेक्टर के क्रॉस से निकाला जाएगा। किससे निकाला जाएगा, क्रॉस से। ये रूल आपने पढ़ा है। a क्रॉस b हमें क्या देता है, तो आंसर है a क्रॉस b हमें वो वेक्टर देता है जो इन दोनों वेक्टर के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। फिर से a क्रॉस b हमें क्या देगा, a क्रॉस b हमें एक ऐसा वेक्टर दे देता है जो हमारा इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। जो आपने राइट हैंड स्क्रू वाला जो रूल पढ़ा था, ये उसी की बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बेसिकली अब मुझे क्या चाहिए, तो आंसर है मुझे अगर ये अपना b वेक्टर चाहिए जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो वेक्टर इन दोनों के किसके इक्वल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इस L1 वाली जो लाइन है और ये जो L2 लाइन है, इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है जो पहली वाली लाइन है ना, उससे आप एक वेक्टर बना लो थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए मैं इसका नाम रखता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इनके नाम अलग अलग रख देता हूं थोड़ी देर के लिए। इसका नाम रख देता हूं m। इससे बनने वाला जो वेक्टर है क्या बनेगा, बोलो, 3i कैप माइनस का 16j कैप, ठीक है, कैप ना भी लगाओ तब भी चलेगा, सिर्फ आई जे भी लिखोगे ओके है, दैट इज ओके, ठीक है। 3i कैप माइनस 16j प्लस 7k, ये बन गया। अच्छा, एक इसका नाम दे देता हूं n, क्योंकि a और b तो मैं क्वेश्चन में पहले से यूज कर रहा हूं, तो इसलिए m और n नाम दे रहा हूं। m वेक्टर बताओ, n वेक्टर क्या बनेगा, तो आंसर ये बनेगा 3i प्लस 8j प्लस माइनस का 5k, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना। अब तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले इनके वेक्टर लिख लो। इनके वेक्टर कैसे लिखें, तो आंसर है इनके डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, ये 3 -16 और 7 ये क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो उन डायरेक्शन रेशियो से हम क्या लिख लेंगे, वेक्टर लिख लेंगे, वेक्टर फॉर्म में, या इसका लिख ले, हमारा वेक्टर आ जाएगा निकल कर। ऐसे इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 8 और -5, तो इससे हम इसका वेक्टर लिख लेंगे। अब इस वाली लाइन का वेक्टर हमें पता चल गया, इस वाली लाइन का वेक्टर हमें पता चल गया n। चाहो तो इसका नाम m और n रख देना, और अगर m और n नहीं रखना चाहते हो तो सिंपल L1 और L2 रख देना। क्या रख देना, L1 और L2, डायरेक्ट ये रख देना, ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आंसर अब हम लोग L1 क्रॉस L2 निकालेंगे। तो L1 क्रॉस L2 निकालने से क्या फायदा होगा, तो आंसर है L1 और L2 का जब क्रॉस निकालोगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जब आप क्या निकालोगे, L1 और L2 का क्रॉस, तो ये हमारी L1 लाइन है, ये हमारी L2 लाइन है। अब जब आप इन दोनों का क्रॉस निकाल दोगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो इन दोनों के कैसा है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है।
तो हमें बी वेक्टर मिल जाएगा, बेसिकली एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो इसके और इसके कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो L1 और L2 का हम क्या निकालेंगे, अब क्रॉस निकालेंगे, उससे हमें बी वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो L1 क्रॉस L2 निकालिए। ओके, L1 क्रॉस L2 निकालते हैं तो देखो क्या बनेगा। देखिए क्या बनेगा, तो आंसर है सबसे पहले तो I J K लिख लीजिए। क्रॉस निकालने के लिए पहले इनके कोफिशिएंट लिखिए 3 -16 7 और फिर इसके कोफिशिएंट लिखिए 3 8 एंड -5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो I कैप ऐसे ही ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा 80 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा 56। फिर इसके बाद माइनस का J, अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, कितना बनेगा -15 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, कितना बनेगा 21 प्लस K। बताइए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, अब 3 × 8 24 और 16 × 3 ये प्लस का बना देगा 48, क्योंकि ये माइनस का आएगा ना, वो माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस का बना देगा, ये ध्यान रखेंगे। अब इसको और फाइनली सॉल्व करके लिख दीजिए, तो क्या बनेगा I, इसको माइनस करिए, ये कितना बनेगा 4 और ये 7 - 5 कितना 2। ठीक है, ये बन गया। अच्छा माइनस, अब इस क्वांटिटी को सॉल्व करिए, दिस इज 6 है और ये कितना बना 3। अब ये माइनस का आया होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस का J। अच्छा उस दोनों क्वांटिटी को भी सॉल्व करिए, तो ये K ऐसे ही ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, 8 + 4 12 1 5 2 7 72 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल गया, L1 क्रॉस L2, ये निकल कर आया। बेसिकली L1 क्रॉस L2 हमें क्या देगा, बी वेक्टर। ठीक है, तो हमारी दो रिक्वायरमेंट थी, एक तो हमें रिक्वायरमेंट थी A की और एक रिक्वायरमेंट थी B की। A वेक्टर कौन सा वेक्टर है, A वेक्टर वो वेक्टर है जिससे हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास कर रही होगी। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास किससे कर रही थी, 1 2 -4 से, तो हमने उससे वेक्टर हमें मिल गया A वेक्टर। अब हमें चाहिए B वेक्टर। अब B वेक्टर कौन सा वेक्टर है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल होगा। अब हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए L1 और L2 के, तो मैंने अपनी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल एक वेक्टर ले लिया B वेक्टर। वो B वेक्टर L1 और L2 दोनों के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर हो, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है इनका क्रॉस कराना पड़ेगा। अगर L1 क्रॉस L2 कराएंगे तो एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो इन दोनों के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, यानी B वेक्टर मिल जाएगा आपको। तो वो हमने क्रॉस करा लिया, ये हमारे पास B वेक्टर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फाइनली अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन बताइए क्या होगी, तो आंसर है हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो थी A + λB। अब A हमारे पास है, हाँ है, ये तो हमें क्वेश्चन में पॉइंट गिवन था, उससे हमने बना लिया था, I + 2j - 4k। तो यहाँ पर लिख लो I + 2j - 4k, ठीक है, प्लस λB। B बताइए कितना आया आपका, L1 क्रॉस L2 कराकर B आ गया, कितना आया 24I + 36j + 72k। ठीक, अच्छा अब इसको चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, देखिए यहां पर इस क्वांटिटी में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है 12 कॉमन आ रहा है। 12 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2I + 3j प्लस 2I हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये कितना बचेगा 6k। ठीक है, अब 12 × लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, यहां पर सम कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करवाएंगे तो क्या आएगा, तो आंसर है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में कराने पर कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम भी हमने कैपिटल लैम्डा रख दिया। ठीक है, या तो आप यहां पर पहले स्मॉल लैम्डा लिख देना, फिर कैपिटल लैम्डा लिख देना, ठीक है, या यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू चेंज कर देना, यहाँ पर म्यू लिख देना, 12 × लैम्डा को म्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, 2I + 3j + 6k। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। ये वो इक्वेशन है, ये उस लाइन की इक्वेशन निकल कर आ गई जो कि किससे पास कर रही है, पॉइंट 1 2 और -4 से। ठीक है, और जो कि परपेंडिकुलर है किसके, इन दोनों लाइन के।
ये जो दो लाइनें हैं इन दोनों की कैसी है, परपेंडिकुलर है। उस लाइन की ये रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल कर आ गई। अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी हो जो किसी एक पॉइंट से पास कर रही हो और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, तो वो क्या होता है, तो आंसर वो होता है a प्लस लैम्डा बी। कोई डाउट नहीं आता। अब a क्या, a कहां से लाएं सर, तो आंसर है a हमारा वो वेक्टर होगा जो जिससे वो पॉइंट, जिस पॉइंट से वो पास कर रही है। तो वो पॉइंट हमें पता था, क्वेश्चन में गिवन था 1 2 -4, वो हमने वहां से ये वेक्टर बना लिया। अब a पता चल गया, अब क्या पता करना है, b। अब b क्या है, तो आंसर है b वो वेक्टर है जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है। तो हमने वो b वेक्टर ये बनाया, ये b वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि ये b वेक्टर भी परपेंडिकुलर रहा होगा। अभी ये जो b वेक्टर है जो कि इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, इसको निकालने का तरीका क्या होगा, तो हमने कहा कि अगर इन दोनों लाइन का क्रॉस करा दिया तो क्रॉस कराने पर जो हमें मिलेगा रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट ही हमारा वो वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। तो हमने इनका क्रॉस कराया तो हमारे पास बी वेक्टर भी आ गया। अब ए पता है, बी पता है, वैल्यू पुट करोगे आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।